ग्रुप सेकंड। अल्कली मेटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं अल्कलाइन मेटल के बारे में। अल्कलाइन ग्रुप सेकंड को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है बेटा? मांगे, कार, स्कूटर, बाबराजी। करेक्ट। ये हमें याद रखना होता है, ठीक है। यदि हम लोग एल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा? उसमें आपका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NS2, करेक्ट। यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या आएगा? NS2। और ये भी क्या होते हैं, जैसे आपका एल्कली मेटल्स होते हैं उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, सिमिलरली इनकी भी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के जैसी ही होती हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जैसे आपके एल्कली मेटल्स प्रीडोमिनेंटली आपके जो बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये भी बेटा क्या करते हैं? एल्कली मेटल्स की तरह ही आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, या ये भी किसी के साथ यदि कंबाइन होंगे तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हुआ तो क्या होगा? वहां पर आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमें ये पहला चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पता होना चाहिए। यदि हम लोग इनके बात करें एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस की बात करें मैंने इनके सोर्स वगैरह तो बता दिया था ना, कहाँ कितना मिलता है ये तो मैं बता चुका था एल्कली मेटल्स के साथ ही, ठीक है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है। हम लोग सिंपल बोल सकते हैं इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? रेडियस इंक्रीज होगा as we move down the group, as we go down the group, करेक्ट। और ये जो है यस सर। ये भी क्या होते हैं बेटा आपके? ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्मॉलर देन एल्कली मेटल्स होते हैं सेम पीरियड में, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करती है। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं स्मॉलर, स्मॉलर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग alkali metal in ठीक है। इतना ये दोनों बात समझ में आ गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने? ओ सर लास्ट टाइम। ओके। डन सर। सर एक सेकंड बस। ओके ओके। बाकी अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सोचो। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पर? डिक्रीज, हाँ डिक्रीज होगी, करेक्ट। डिक्रीज होगी सर, होगी। तो इन एलिमेंट्स की यदि हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, यदि थर्ड पॉइंट यही लिख देता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? Be देन Mg। ये भी एकदम सिमिलर होता है जैसे अल्कली मेटल्स में, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आता है। इसको नोट कर लो।
डन सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा? इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, याद है? ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है बेटा? जब आप किसी भी आयन को वाटर में डालोगे तो वो क्या कर लेता है, वाटर उसको स्टेबलाइज करने के लिए सराउंड करता है। तो किसको ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है, किससे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज? छोटे रहते हैं। जो स्मॉल होते हैं, करेक्ट। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं बेटा, साइज यदि इंक्रीज होगी तो आपका हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो सिंपल हम लोग ये याद रखो, जितना छोटा आपका क्या होगा, आयन होगा, उतना ज्यादा आपकी क्या आएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगी, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा उसी को, इसलिए आप सिंपल याद रखेंगे, साइज जिसका छोटा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ decreases with increase in ionic size, करेक्ट। तो ये Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस और Ba2 प्लस, इसमें से कौन आपका सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करेगा? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ये। आगे समझ में? यस सर। यस सर। और अब अच्छा ये बताओ, एल्कली मेटल से इनकी ज्यादा होगी या कम होगी? एल्कली एल्कली कम मेटल सर से कम होगी ना। कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ हाँ सर, सर, कम क्यों? होगी, कम होगी। कम होगी। साइज कम होगी। छोटा होता है। सर भी लेफ्ट टू राइट वो होता है ना, साइज डिक्रीज होता है। हाँ, साइज डिक्रीज होता है तो सर तो लेफ्ट टू राइट सर साइज हाइड्रोजन तो सर एंथैल्पी कम एल्कली होगा ना सर। मेटल्स की ज्यादा होगी सर। हाँ, एल्कली मेटल्स की ज्यादा होगी। और यस, तुम सर वही क्लास तो में बोले ना क्यों सर नहीं आए कि आज? इसका कम रहेगा, हाँ मतलब सर, कि हम लोग ने एल्कली तो वही मेटल का बोला ज्यादा ना। होगा। हाँ लेफ्ट टू राइट। हाँ ठीक है, समझ गए। यस, तुम क्लास में क्यों नहीं आए आज इक्विलिब्रियम की? सर नहीं आ पाया था सर, लाइट चले गए थे इधर और फिर लैपटॉप भी चार्ज नहीं था। अच्छा सोचते यार। सर सोचा नहीं हूँ सर, लार्ज, मैसेज हम इसमें करता हूँ सर। ठीक है, लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। सिंपल, आ गया समझ में? यस सर। एल्कली मेटल से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपका क्या साइज छोटा होगा। साइज यदि छोटा होगा तो और ज्यादा हाइड्रेशन अच्छा होगा, और इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो और ज्यादा होगी। तो सिंपल बोल सकते हैं, लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। इसलिए क्या होता है बेटा, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स के क्या हाइड्रेशन बनते हैं? नहीं, मैंने बताया था आपको, एल्कली मेटल्स में सिर्फ Li है जो LiCl.2H2O बनाता है। ओके, और कोई भी बेटा एल्कली मेटल्स हाइड्रेशन नहीं बनाता है, जबकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो इस ग्रुप के बेटा आपको MgCl2 के भी हाइड्रेशन मिल जाएंगे। MgCl2 भी आपका क्या करता है, 6H2O के फॉर्म में, और जबकि CaCl2 भी आपका 6H2O के फॉर्म में आपको मिलेगा, जबकि NaCl एंड KCl के हाइड्रेट्स हमें नहीं मिलते हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि Li और Mg क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशन करते हैं। इधर से भी आप बोल सकते हो कि Li और Mg दोनों प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सिमिलर है, क्योंकि ये Similar दोनों क्या करते हैं, हाइड्रेशन फॉर्म करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, Na2CO3.10H2 अलग चीज है बेटा, क्लोराइड की बात हो रही है। ओके, सर आप ये चीज वापस बता सकते हैं? ये चीज बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आपने सीखा कि जो एल्कली मेटल्स हैं
उनका हाइड्रेशन क्या होता है, कम होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। और आप इधर देख भी सकते हो कि जो बेटा आपके MgCl2 और CaCl2 है, उसमें क्या है बेटा, वो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो क्लोराइड है वो हाइड्रेशन शो कर भी रहे हैं। और जो आपके एल्कली मेटल्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका क्लोराइड आपका हाइड्रेशन शो करता है, जबकि आपके सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स आपके हाइड्रेट शो नहीं करते हैं। आगे समझ, ये ओके आप सर, यस सर। एग्जांपल्स में समझ सकते हो कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपको एल्कली मेटल्स के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, क्या यस क्या क्या उनका साइज होगा, क्या एनर्जी होगी, कैसे वो है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पता होनी चाहिए। करेक्ट। यस सर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लिख लिया ये? तो हाँ सर लास्ट का बताएं। 1 मिनट। ओके। यस। अब हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो आपके सिल्वरी वाइट होते हैं, ओके, लस्चरस रहते हैं, सॉफ्ट होंगे, बट एल्कली मेटल्स के जितने सॉफ्ट नहीं होते हैं, सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, लस्चरस हैं, सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स। जबकि आपके ये नॉर्मल कलर है, ठीक है, उसमें से आपके बेटा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स टू बी ग्रेस, इनका ग्रे कलर का होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड सर ये आप अपना पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं या इससे पहले कुछ अभी आपने पढ़ा है? ये आज का सर आज ही का होगा ना, अभी आपने लेक्चर स्टार्ट किया ना। ये पढ़ा दिया बेटा मैंने। सर एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ ले लो। हाँ सर अगला पेज दिखाओ ना। डन। हाँ सर, थैंक यू सर। टाइम पर आओ बेटा नेक्स्ट क्लास से। सर नेटवर्क इशू होता है मेरे एरिया में, और क्या बोलूँ। नहीं, इसके बाद तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन corresponding एल्कली मेटल्स। हमें बेटा आपस में कंपैरिजन भी आना चाहिए, यदि इनके मेल्टिंग पॉइंट और हाई, जैसे हमें पता है बेटा नॉर्मली जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। और अब आपस में यदि आपसे कोई पूछे करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स में आपसे कोई पूछे सोडियम एंड मैग्नीशियम में बताओ, तो
तब हमें इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपस में भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए स्टेटमेंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। ओके, Yes, sir. due to small size। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अभी थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट में यदि बात करें तो जो बेटा ये आपके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया था। मैंने बताया था मैग्नीशियम में क्या याद रखा करो, ट्रिपल एम, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का होता है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। बट यदि आप BE MG CA SR और BA और इन सब के कंपैरिजन करो बेटा, मांगे कार स्कूटर वाप, तो इसका कंपैरिजन करो बेटा, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बट इसमें क्या होता है बेटा, एक एक्सेप्शन आता है और आपका सबसे पीछे क्या चला जाता है, मैग्नीशियम चला जाता है। तो इसके लिए मैंने करने को मैं बताता हूँ ट्रिपल एम। ट्रिपल एम से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि आपका जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें से सबसे कम, नॉर्मल तो याद ही रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, और उन ट्रिपल एन मतलब मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का बेटा मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पीछे मैग्नीशियम को उठा के सबसे पीछे कर दो और आपका क्या रहेगा, एकदम सेम पैटर्न रहेगा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वो क्यों पूछ रहा है? क्यों का बेटा देखो, कोई ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि क्यों आपको कोई बता पाए, इसमें ऐसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, ठीक है। हर चीज बेटा डिपेंड करता है साइज पर, मास पर, ठीक है, कैसा सॉलिड है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सब डिपेंड करते हैं इनके डेंसिटी पर, मास पर। तो ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा यदि हम लोग देखें तो हमें ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। ओके, अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर आया, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा आता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि बेरिलियम तो सबसे ज्यादा है, बट अब ये जो BA है वो उठ के आगे आ जाता है, BA फिर CA फिर SR और सबसे लास्ट में ME। तो इनके बेटा सर मतलब ये सब का कोई रीजन मतलब अब तक नहीं पता चला है क्या? नहीं, अब तक पता चल गया है, ऐसा नहीं, आप सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे तो आप बता देंगे, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब पता कर सकते सर हैं। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। हाँ, बट हमारे काम का नहीं है, हमें क्या करना होगा बेटा, हमें डायरेक्ट आपको चीजें रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। हम लोग रिजल्ट याद रखने के लिए ट्रिक सीखते हैं, बट हाँ रिजल्ट भी हमें दिमाग से याद रखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं, हम लोग रट नहीं सकते ना सारी चीजें, तो इसलिए हम लोगों को Yes, sir. सिखाया जा रहा है। इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें होना क्या चाहिए नॉर्मली ये, सर वो SR आएगा ना, आपने CR लिखा है। हाँ SR ही है वो CR लिखा नहीं, लिख गया। तो ये BE BA CA ऐसा, इसमें क्या होता है बेटा, जस्ट आप क्या याद रखोगे, इसमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, इंटरचेंज हो जाता है। देखना, मैं आपको याद करने के तरीके सिखाऊंगा। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये होना चाहिए, इसमें आपको क्या याद रखना है, ट्रिपल एम मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम, और इसमें क्या याद रखोगे, इसमें बेटा जस्ट एक्सचेंज कर दो, BA को MG की जगह और MG की जगह BO को। तो इसमें हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं, एक्सचेंज। Okay, sir. ओके, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी जो आपका यदि आगे यूनिट टेस्ट होगा इस ब्लॉक का, तो समझ जाओ। सर क्या समझे? मतलब अभी स्कूल में भी आपके एग्जाम आएंगे, एग्जाम मतलब ये सर मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि और ज्यादा कुछ इसमें पूछने को नहीं होता है, तो लोग यही पूछ लेते हैं। नोट कर लो ठीक है इसको। सर, याद रख लेंगे। लिख हाँ, लिया सर। लिख लिया।
अब देखते No, हैं हम sir. लोग जरा 1 नेक्स्ट। minute, sir. ओके, अच्छा डेंसिटी का क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डेंसिटी का क्या ऑर्डर होगा? सर डाउन द ग्रुप इंक्रीज डाउन होगा। द ग्रुप डिक्रीज होएगा। इंक्रीज होगा, इंक्रीज। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, decrease. यश तो ये बोल रहे हैं। अच्छा डिक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? हम लोग ने डिक्रीज होगा। तुम लोग अपना बताओ सर बात। मैं बोला डाउन द ग्रुप इंक्रीज होएगा। सर मैं डिक्रीज होगा। सर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होएगा तो फिर बाद में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डेंसिटी, तो फिर बाद में इंक्रीज होना चाहिए। साइज बढ़ रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो साइज बढ़ रहा है और मास इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो फिर तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट हो सर जानी डिक्रीज भी चाहिए। होना चाहिए, इंक्रीज भी होना चाहिए। कांस्टेंट बोल रहा है, देखो कांस्टेंट। प्रश्न कांस्टेंट बोल रहा है बेटा। अब आपको सर तो अब नहीं आप पता है बता ना ही बेटा, दीजिए। सुनो, अब आपको ये नहीं पता है, आपने ये तो सीख समझ गए भाई क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मास इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसा नहीं भी तो सर, ऑब्वियसली सर मास से ज्यादा इंक्रीज होएगा ना वॉल्यूम से, तो फिर बाद में तो मुझे लगता है ये इंक्रीज ही होएगा। नहीं, इतना ऑब्वियस भी नहीं है, ठीक है, जितना तुमको ऑब्वियस लग रहा है। यदि ऑब्वियस सर लग रहा डिक्रीज होता, होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना ऑब्वियस होता तो सबको लग रहा होता। देखो क्या होता क्या है बेटा, अब दो फैक्टर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अब हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा, और आप कांस्टेंट भी नहीं बोल सकते भाई, आपको पता नहीं है कौन कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। रेट तो पता होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है सब में बराबर बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है और बराबर जितना मास बढ़ रहा है उतना ही वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। यदि तो हम ये सर लोग बोल सकते हैं, देखो ना सर, सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा, सबसे लाइटेस्ट रहेगा, फिर बाद में मत लिथियम एंड मत बेरिलियम मत रहेगा। लिथियम और ट्राई बेरिलियम करो, भी बहुत ये मत लाइट रहता है ना। मत ट्राई करो, ठीक है। सर जो मैं जो थर्ड मैं ग्रुप तक, थर्ड पीरियड तक तो ये डी ब्लॉक आ जाता है, एकदम डेफिनेटली वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर वैसा हो ही सकता है ना सर। नहीं, सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। सर मतलब ना ही डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, मतलब कुछ अलग ही होगा क्या? अरे अब मैं बोलूं, ठीक है सर हाँ बोल सर दो। बोलो ना। है ना, मैं बता देता हूँ, अब समझ गया, तुम लोगों को काफी समझ में आ रहा है। देखो जो तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया सभी को कि मास इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यदि मास इंक्रीज होगा बेटा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंक्रीज डेंसिटी होगी, डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज हम होगी, यस लोगों सर। को ये पता नहीं है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। कांस्टेंट कांस्टेंट होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बराबर दोनों अलग अलग फैक्टर है, दोनों बराबर इंक्रीज हो ये मुश्किल है, ठीक है। सेम फैक्टर से दोनों इंक्रीज हो ये बहुत मुश्किल है, तो बराबर तो नहीं होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है, तो आप लोग याद रखेंगे मास वाला फैक्टर क्या होता है, डोमिनेट करता है, और मास वाला यदि फैक्टर डोमिनेट करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, ओके। इधर लिख सकते हो मास इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर आपका डोमिनेट करेगा। अब तो आंसर क्या आएगा, आर ए देन बी ए देन एस आर देन। अब अभी इधर पे थोड़ा सा आना क्या चाहिए आपका ये, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इधर। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, और इधर क्या आ जाता है बीई, और सबसे लास्ट में क्या पहुंच जाता है सी ए। ये सब बेटा डेटा बेस्ड है, आपको पता है कि नॉर्मली क्या हो रहा है, मास डोमिनेट कर रहा है, बट इधर पे क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जा रहा होगा, मास उतना ज्यादा कैल्शियम, मास उतना ज्यादा कैल्शियम का होता नहीं है, ठीक है, आपने कैल्शियम को देखा भी होगा। यस सर। तो ये इस तरीके का ऑर्डर आता है, तो आपको ये भी याद रखना है
और जहां पर एक्सेप्शन है बेटा वो भी याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें इतना फोकस कर रहा हूँ। सर आपने डाउन द ग्रुप के बारे में बात में ऐसा ऊपर वाला अपवर्ड एरो मारा। अच्छा अच्छा, ये किधर कुछ नहीं, डाउन द ग्रुप डेंसिटी डिक्रीज इंक्रीज करेगी, मास वाला फैक्टर आपका डोमिनेट करेगा। अब देखते हैं हम लोग अकरेंस। सर यहाँ पर रेडियम को क्यों रखा है? रेडियम तो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। रखने को रख दिया है, ठीक है, बस नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस देखो जिस जो डेटा है उसका रख दिए, जिसका डेटा नहीं होगा नहीं रखेंगे। ये सब डिपेंड करता है आपके पास डेटा कितना है, कैसा है, कितना है उसके बारे में आपको चीजें पता है। अब देखते हैं अकरेंस। अब इन सारे एल्कली मेटल्स में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा अकर करता है? ये आपको याद होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे ज्यादा अकरेंस शो करते हैं। और यस सर। और Yes, रेडियम sir. आपका रेडियो Yes, एक्टिव sir. एलिमेंट है, तो उसका अकरेंस सबसे कम होने वाला कम रहेगा। कम होगा। करेक्ट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में याद रखेंगे, कैल्शियम सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम, देन बेरियम, स्ट्रोंसियम, देन क्या है बेटा, Be और Ra। तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, रेयरेस्ट, ये आपके मिल जाते हैं, ये आपके रेयर होते हैं, ठीक है। इन दोनों को सबसे कम हम लोग देखते हैं। आगे समझ इतना। अब हम लोग इन मेटल्स को पहचानने के लिए बेटा फ्लेम टेस्ट करते हैं। उसमें भी बताया था मैंने फ्लेम टेस्ट, एल्कली मेटल्स में याद है सभी को कलर? हाँ सर। यस सर। हाँ Sir, बताओ जरा। cesium का wallet. लिथियम का कौन सा कलर था? बस ये याद है सर, बताया था, वो कलर थोड़ी याद है। सर Sir, लिथियम का red रेड था color. ना, क्रिम्सन रेड था। Crimson red. Crimson red. गुड, हाँ वेरी सर, गुड, रेड है। गुड, वेरी गुड। चलो उम्मीद से ज्यादा तुम लोग। Cesium का कुछ violet shade था. बस 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 ठीक है। अब बाकी सभी को याद होने चाहिए, जितने लोगों को याद है वेरी गुड, जिसको नहीं याद है वो लोग याद रखेंगे, कलर सर याद रख। सोडियम ऑरेंज और पोटेशियम पिंक, ये इतना मुझे याद है। पोटेशियम वायलेट था ना। नहीं, violet वाला cesium था. बस बस Cesium शायद वायलेट है। ठीक है, हो गया लिथियम ब्लू है। बस। अब आगे भी तो पढ़ना है, वो तो पढ़ चुके हैं। हाँ सर। यस सर। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। इसमें बेटा आपका जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये आपके कलर शो नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इधर पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इधर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे। तो इधर पर बेटा ये बेरिलियम और मैग्नीशियम आपके कलर शो नहीं करते हैं, तो इसमें लिखेंगे आप नो कलर। ये सर बात समझ वापस एक में बार आई? रिपीट करना, मैं सुन रहा नहीं था। तो एक बार वापस से सुनो। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बेटा आपके कलर शो नहीं करते, क्योंकि बेटा देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम देखो, एक तो साइज छोटा के साथ साथ बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो ये क्या आ रहा है, फुल्ली फिल्ड, करेक्ट, और न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, साइज बहुत छोटा है। तो इनका फुल्ली फिल्ड भी है और न्यूक्लियस के पास भी है, साइज बहुत छोटा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इनकी, बहुत ज्यादा होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी यदि बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का क्या एक्साइटेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सही तो सर। यदि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा तो क्या वो कलर शो करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ही फ्लेम टेस्ट में कलर शो क्यों नहीं करते? तो आपको ये रीजन बताना पड़ेगा। सर उस पे आग पड़ता है कि नहीं, पकड़ता है कि नहीं? क्या? सर वो मतलब बर्न होता है कि नहीं सर? बेटा बर्न होने का क्या,
बर्न नहीं होता है ना, सिर्फ बर्न आपका नॉर्मली यदि देखो बर्न करोगे तो वो सर सीधा magnesium- मेल्ट हो जाता है विदाउट हाँ। बर्निंग, ऐसा कुछ भी? ना 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 ना, तो बर्न करने पर बेटा वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, एमजीओ बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो तो बस आप फ्लेम का कुछ कलर नहीं होता? हाँ। सर इनविजिबल फ्लेम रहता है? अरे अरे वो बेटा उसमें एक्साइटेशन नहीं होगा तो विजिबिलिटी नहीं आएगी ना, इलेक्ट्रॉन कोई उस मतलब बेसिकली आपको विजिबल नहीं होगा और एक्साइटेशन नहीं आएगा। तो नॉर्मली कलर हमें कैसे दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब कलर शो करते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो क्या क्या उसमें कलर शो करेंगे? वो नहीं करेंगे। नहीं बर्न सर। होना एक अलग चीज है, समझ गए। बट कलर शो करना, जब तक कलर शो नहीं हो मतलब कलर शो तभी करेंगे जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोई भी कलर शो नहीं होगा। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन आर strongly bounded to get excited by heating, very high ionization energy। आगे समझ में। और जो आपका कैल्शियम Yes, sir. होता है बेटा वो ब्रिक रेड शो करता है, और आपका जो स्ट्रोंशियम है वो क्रिम्सन रेड करता है। बेरियम आपका एप्पल ग्रीन, और ये आपका रेड। ये नोट कर लो। सर अकरेंस में ना 2 आर आता है और ई आता है एक ही जगह। क्या बोल रहे हो? सर अकरेंस के स्पेलिंग में 2 आर आता है और ई आता है एक ही जगह। एक मिनट। अब ठीक है। हाँ सर। सर लिख लिया। डन ये। No, sir, please wait. Done, sir. डन। Yes. नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रहेंगी आप लोगों को। यस सर। सर आप मुझे एक बार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं? उस टाइम मेरा स्पीकर मतलब ईयरफोन काम नहीं कर रहा था। बेटा उसमें आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने जस्ट आपको सिखाया है कि यदि मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है।
तो नॉर्मली डिक्रीज करना चाहिए। बट इधर पर एक एक्सेप्शन है, जो आपका मैग्नीशियम है उसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए इसको ट्रिपल एम बोलते हैं। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मली डिक्रीज करेगा। बट इधर देखा क्या जाता है बेटा, Mg का इधर होना चाहिए, बेरियम का इधर, बट ये दोनों का क्या रहता है, आपस में एक्सचेंज रहता है। ये याद करने का तरीका है बेसिकली, समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। ओके सर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्टिविटी। reactivity towards air and water। अब सपोज बेरिलियम की रिएक्शन एयर के साथ कराया जाए तो क्या मिलेगा? अब एयर क्या होता है एक्चुअली? PEO। यही तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन रहता है। बेटा एयर में क्या होता है, मेनली N2 और O2 रहता है। यस। यस सर। तो बीई की रिएक्शन बेसिकली आप O2 और N2 के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड। करेक्ट? सर ऐसा इजीली रिएक्ट कर लेता है विदाउट एनी हीटिंग? नहीं नहीं नहीं, ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको हमें हीट कराना पड़ेगा तभी करेंगे। ठीक है, यस सर। बर्न कराना पड़ेगा तभी होगा। मैग्नीशियम प्लस ओके सर। O2, मतलब मैग्नीशियम एयर के साथ करेगा तो क्या मिलेगा हमें? MgO प्लस Mg3N2। तो क्या होता है, आपने बेटा याद हो आपको, तो मैंने एल्कली मेटल्स में आपको बताया था कि जो आपका जो लिथियम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्राइड, लिथियम ही अकेला है जो कि क्या करता है, नाइट्राइड बनाता है। बाकी और किसी का नाइट्राइड हमें नहीं मिलता। नहीं बनता। याद है ये बात? यदि हम यस सर। एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। बट लिथियम के केस में हमें क्या मिलता है? वो उसका नाइट्राइड। और देखो मैग्नीशियम का भी नाइट्राइड मिलता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं लिथियम और मैग्नीशियम क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। करेक्ट? तो उस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि नाइट्राइड बनाता है एयर के साथ रिएक्शन करके, जबकि इसमें आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल में आपके सारे एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड प्लस नाइट्राइड बनाते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम के साथ कराया तो भी यही मिलेगा, कैल्शियम के साथ एयर की रिएक्शन कराऊं तो भी हमें क्या मिलेगा? CO प्लस CaO प्लस N2। और ये नाइट्राइड और ऑक्साइड अब बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता ना किसी को, Mg2 प्लस और नाइट्रोजन 3 माइनस, तो क्या बनेगा? Mg3N2। ठीक है, ये सब आपको बनाने आने चाहिए, रटना नहीं है किसी को फॉर्मूले। Sr प्लस एयर के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या मिलेगा हमें? SrO प्लस Sr3N2। Ba प्लस एयर हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? BaO प्लस Ba3N2। ओके, और मैंने वाटर के साथ रिएक्शन तो बता दिया था बेटा। वाटर के साथ कौन क्या देता है? मैग्नीशियम का याद है वाटर के साथ क्या देता है? मैंने बोला था मैग्नीशियम यदि बेटा कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं। जो आपका मैग्नीशियम है वो आपका बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड देता है और स्टीम के साथ ऑक्साइड देता है। याद है? तो वो मैंने कोल्ड वाटर, हॉट वाटर सबके साथ रिएक्शन यस सर, वीकली याद है। वो चार मेटल थे जो क्या कर रहे थे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे। मैग्नीशियम ऐसा था जो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, और बाकी सारे क्या कर रहे थे, स्टीम के साथ। तो इधर मेरे को बताने की जरूरत है क्या?
नो सर। नो सर। मैं इधर सिंपल बोल सकता हूँ reacts with water even in cold and gives even in cold। आपको पता है ना बेरियम और कैल्शियम आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। सर हाँ सर बट मैग्नीशियम को तो मतलब हॉट चाहिए रहता है ना वाटर। इवन लिखा है ना, इवन इन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के साथ तो रिएक्ट कर ही रहे हैं ना, है ना। मैग्नीशियम बट कोल्ड में भी इसके कर लेता है। कुछ एलिमेंट्स बेटा, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरे ग्रुप Okay. में, पूरे ग्रुप की बात हो रही है ना। ओके सर तो मतलब पूरे ग्रुप में बस मैग्नीशियम ही ऐसा है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नहीं, स्ट्रॉन्शियम भी नहीं करता है। सर एक काम सिर्फ करो, बता बेरियम दो और कि कौन कैल्शियम रिएक्ट करते करता है हैं हाँ, कौन कोल्ड नहीं सर, वाटर करता। के बता साथ, दो। बाकी बेरिलियम नहीं भी नहीं करते। करता है। हाँ रीजन हो रहा है। वही सर, एक काम करो, एक बता दो, एक सेट में लिख दो कि ये रिएक्ट करते हैं और दूसरे सेट पे लिख दो ये लिखा रिएक्ट नहीं चुका करते। हूँ, देखो ऊपर एल्कली मेटल्स में लिखाया सर हूँ, बोले बेरियम और कैल्शियम। ये लिखा चुका हूँ बेटा, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ। दोबारा चाहते हो तो लो लिख लो, बेरियम एंड कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देंगे। मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड देगा। मैग्नीशियम स्टीम के साथ ऑक्साइड देगा। और सारे मैग्नीशियम क्या, बेरिलियम क्या बचा, बेरिलियम बचा और स्ट्रोंशियम, ये आपके स्टीम के साथ क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। अभी ठीक है, यस सर। नोट कर लो। डन ये। यस सर डन। सर वो mg के बाजू में बॉइलिंग के बाद क्या लिखा है? हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा। हाइड्रोक्साइड। ओके आप देखते जरा नेक्स्ट, रिएक्टिविटी with halogen, reactivity with halogen। अब यदि मेटल की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराया जाए, हेलोजन FCl Br, यदि मेटल की रिएक्शन एल्कली मेटल की रिएक्शन X2 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, MX2। Mg प्लस यस Cl सर, क्या मिलता है, MgCl2 मिलता है। MgCl2 तो ये क्या मिल जाएगा आपको, मेटल क्लोराइड। बस ये याद रखना बेटा, ये कहाँ पर कंबाइन होते हैं, एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि हाई नहीं होगा तो ये कंबाइन नहीं होंगे। ये पूरे ग्रुप के लिए कॉमन है ना। पूरे ग्रुप के लिए कॉमन है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब इधर पर जो आपका सपोज यदि आपका NH4 होल ट्वाइस BeF4 का यदि हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करें,
NH4 होल ट्वाइस BeF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें बेटा BeF2 क्या मिलेगा? हमें BeF2 मिलेगा। और क्या मिलेगा? अमोनिया गैस प्लस H2। ओके, तो कोई आपसे पूछे BeF2 आप कैसे बना सकते हो, कैसे प्रिपेयर बना सकते हो? तो इससे बनाने में बेटा इस तरीके से बना सकते थे हम Be प्लस F2, बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है तभी ये रिएक्शन हो रही। बट हम लोग इधर सिंपल डिकम्पोजिशन कराएं, यदि थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं तो अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? BeF2 बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो मेथड है ये आपका एक बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ BeF2 और BeCl2। आगे समझ में? इधर हम लोग बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन is best for preparation of BeF2 and BeCl2। ये आगे समझ में इतना? यस अब सर। जो एक इतना लिखना, ठीक है। अब हम लोग जो BeO है, एक तरीका और है क्लोराइड बनाने का, ठीक है। एक तरीका तो ये था डायरेक्ट कंबाइन करा दो, बट उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही। दूसरा तरीका क्या है, हम इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं। तीसरा तरीका क्या है, BeO की रिएक्शन यदि हम लोग कार्बन और Cl2 के साथ कराएं तब हमारा 600 केल्विन और 800 केल्विन तक हमें हीट करने पर हम लोग को क्या मिल जाता है? BeCl2 प्लस CO फॉर्मेशन हो जाता है। तो BeO प्लस कार्बन प्लस Cl2, इसका यदि क्या करा जाए, मतलब हीट करा जाए तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इसको क्या करेगा, रिड्यूस, बेसिकली कार्बन क्या करेगा, Cl को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये यदि आप BeO की रिएक्शन कार्बन प्लस Cl2 के साथ कराएं, मतलब Cl2 की रिएक्शन यदि आप कार्बन के साथ और ऑक्साइड फॉर्म में कराएं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका कम टेम्परेचर में भी आपको क्लोराइड मिल सकता है। यस सर। नोट कर लो इतना। सर आप ये वाला वापस बता सकते हैं? बेटा पूरा सुनो स्टार्टिंग से। आपने क्या करा, मेटल की सर वो रिएक्शन, 800 के लिखा है ना? हाँ 800। यदि आप मेटल की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराए तो आपको मेटल हैलाइड मिला। और मेटल हैलाइड यदि आपको डायरेक्ट कंबाइन कराना है और मेटल हाइड्राइड बनाना है तो उसके लिए बेटा आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जैसे Mg प्लस Cl2 से MgCl2 बन गया। बट यदि आप NH4 होल ट्वाइस BeF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन कराओ तो आपको बहुत कम टेम्परेचर पर BeF2 मिल जाएगा। मतलब यदि आपको BeF2 बनाना है और यदि आप Be प्लस F2 से BeF2 बना रहे हैं कॉम्बिनेशन से, और आप यदि थर्मल डिकम्पोजिशन से बना रहे हो, तो आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि थर्मल डिकम्पोजिशन आपका बेस्ट तरीका है जिससे आप BeF2 को बना सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें टेम्परेचर आपको कम यूज होने वाला है। वही एक और तरीका मैंने आपको सिखाया कि BeO की रिएक्शन यदि कार्बन प्लस Cl2 के साथ किया जाए तो 600 डिग्री केल्विन और 600 टू 800 डिग्री केल्विन पर आपको क्या होगा, BeCl2 मिल जाएगा। वो भी क्या है बेटा, रिलेटिवली यदि आप डायरेक्ट कंबाइन करा रहे थे उससे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। हमेशा याद रखो बेटा, खर्चा कम होना चाहिए। आप लोग यदि आगे इंजीनियर बनेंगे तो आपका, और यदि कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसका सबसे मेन काम क्या है बेटा, हमें कम इफिशिएंट, खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम वैसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमें क्या करें, हाई टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब हमें क्या है, खर्च ज्यादा करना पड़ेगा और खर्च हमें ज्यादा करना नहीं है।
इसलिए वो मेथड सबसे ज्यादा अच्छा होता है, बेस्ट होता है, इफिशिएंट होता है, जिसमें कम खर्चे पर हमें सेम चीज मिल जाए। तो इधर क्या है, इसलिए यदि हम इस मेथड से इसको करेंगे तो हमें BeCl2 सिर्फ 600 टू 800 डिग्री 800 केल्विन पर मिल जाएगा। समझ गए अभी? यस सर, और लिख भी लिया। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. नेक्स्ट लिखो, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। reactivity towards इसमें क्या होगा, सारे के सारे बेटा आपके सारे के सारे एल्कली मेटल्स बी मेटल्स क्या करेंगे, H2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, MH2 हाइड्राइड बना लेंगे। यस करेक्ट। सर। बस इसमें हमें एक बात याद रखना पड़ता है, सिर्फ बेटा Be जो है वो BeH2 हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। Be की रिएक्शन H2 के साथ करा के हम लोग BeH2 को कंबाइन करके नहीं बना सकते हैं, बाकी सारे हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ Be नहीं कंबाइन होता। BeH2 को बनाने का हमारा दूसरा तरीका है, हम उससे बना पाएंगे। क्योंकि सेम फिर से वही बात, Be के लिए बेटा क्या होता है, रिएक्शन कराना बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगने की बात होती है। तो हम लोग BeH2 को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, दूसरे तरीके से, जो मैं अभी बताऊंगा। तो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल एल्कली और अल्कलाइन, ऑल अल्कलाइन except Be combines with hydrogen to form hydride। आगे समझ में, सारे मेटल बेटा एक्सेप्ट Be क्या करते हैं, डायरेक्ट कंबाइन कर लेते हैं, ऑब्वियसली हीट करना पड़ेगा और MEH2 फॉर्म हो जाएगा। जबकि BeH2 can be prepared as 2BeCl2 plus LiAlH4, 2BeCl2 plus LiAlH4, 2BeCl2 plus LiAlH4 की रिएक्शन। LiAlH4 मैंने कल भी आपको बताया था एक जगह, क्या काम करता है LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। और हमेशा दिमाग में अभी से बैठा लो, ये हमेशा H माइनस देता है, ठीक है, H माइनस देगा और ये क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्या करेगा H माइनस, अब इसको जाके इसको रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। आगे समझ, क्या किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, किसी में H ऐड कर देगा, H ऐड होगा तो Cl क्या होगा, रिमूव होगा।
डन इतना? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, तो यदि मेटल की रिएक्शन HCl के साथ कराया जाए तो क्या मिलेगा आपको? एसिड है, किसी भी एसिड के साथ यदि रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, तो आपका क्या होगा? नॉर्मल क्या मिलता है? मेटल क्लोराइड, मेटल सॉल्ट प्लस मेटल क्लोराइड प्लस H2 गैस लिबरेट होगी। मगर इसका मतलब तो पता है ना, गैस क्या हो रहा है बेटा? लिबरेट हो रहा है। यस यस सर। सर। हाँ सर, इसके आगे। नेक्स्ट, बस हो गया। किसी भी एसिड के साथ आप रिएक्शन कराओगे, यदि आपके अल्कली मेटल्स हैं, वो क्या करेंगे? सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग नेचर। ये जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं बेटा, ये आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इस सब में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होता? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बोलता हूँ तो यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सर, तो कुछ बोलो। प्रॉब्लम नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट है रिड्यूसिंग जो तो वो रहता है ऑक्सीडेशन जो, करवाता है। बस हाँ, बस जो बस बस, ऑक्सीडाइजिंग। अरे जिसको पता है मैं उससे नहीं पूछ रहा हूँ, जिसको नहीं पता है वो नहीं बोलो। सर हमने बोले सर, मैं सोचा कि नहीं सर, नो कंफ्यूजन। ओके गुड। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है? कि वो बेटा किसी को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज। ठीक है, जैसे आप इधर भी देख सकते हो, इधर मेटल ने क्या किया? मेटल खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो अधिकतर बेटा जहां भी आप रिएक्शन देखोगे, ये सारे मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और हर कोई को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अब हम लोग फिर से कहां पर पहुंच गए? सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। याद है कल लिक्विड अमोनिया हाँ सर। क्या होता है? लिक्विड अमोनिया से यदि हम लोग एल्कली मेटल्स को डिसॉल्व करें, किसमें? डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या हुआ था? इतना सब कुछ बताया था। गिव्स कलर, सर करेक्ट डीप ब्लू। करेक्ट करेक्ट, डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन मिलता है। मेटल की रिएक्शन मैंने क्या बताया था? X प्लस की, जो एल्कली मेटल्स के साथ था बेटा, सेम कैसा है इधर? अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ भी है, तो इधर क्या बोलेंगे? M प्लस X प्लस Y NH3। अब X पोर्शन क्या बना लेता है बेटा? सर MnH3 और ऊपर X प्लस। इधर आप क्या आ जाएगा? +2, क्योंकि ये मेटल +2 वाला है। और क्या हो जाएगा इधर? ये मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन फर्नेस करेगा, तो इधर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बना लेता है। और आपका जो भी मेटल होगा वो उसका क्या बना लेगा? अमोनिएट्स बना लेगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये डीप ब्लू कलर शो करता है। फिर मैंने आपको बताया था, यदि आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है? पेयरिंग हो जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, ब्रॉन्ज कलर के हो जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको, इस रिएक्शन को आप यदि स्लोली बहुत समय के लिए कराओ, स्टैंड बाई पे छोड़ दो, तो क्या होगा? इसका ये आपका धीरे धीरे इसका कलर फेड होता चला जाएगा और वो वापस ब्रॉन्ज कलर में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इसमें याद रखनी है। तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हो सेम एज एल्कली, और वैसे मैंने इधर भी लिखा दिया है सारी चीजें। ओके, यस सर, डन ये। 2 मिनट। सर वो x प्लस वाई का मतलब नहीं समझा सर। एक्स प्लस वाई का मतलब नहीं समझा, तो कल तुमने किस क्लास में सुना नहीं है फिर? या तो तुम भूल गए पता हो। नहीं सर, क्लास में आया तो था वो। आया तो था, भूल गए, रिवाइज करे नहीं होगे, करे थे रिवाइज? सर आधा ही कर पाया था, पूरा नहीं कर पाया था। बेटा ऐसे नहीं काम चलेगा। अब मैं पूरा तुमको समझाऊं? देखो पूरा बेटा, बेटा अमोनिया, लिक्विड अमोनिया है, उसका कुछ पोर्शन, जैसे सपोज आपके पास कोई 10 है, तो 10 में से 5 बेटा मेटल के साथ कंबाइन हो रहे हैं, और 5 जो इलेक्ट्रॉन, मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और उसमें से 5 बेटा आपके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहा है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, NH3 होल 5, और उसको हम लोग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और उसका जो कुछ पोर्शन जो मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से कंबाइन हो रहा है। अब समझ में आ गया? एक्स और वाई आपके अमोनिया के पोर्शंस हैं, जो कि एक पोर्शन आपका मेटल के साथ कंबाइन होगा और दूसरा किसके साथ कंबाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहा है। यस सर। याद आया अभी कुछ? हाँ हाँ सर, याद आया सर। वो और वो NH3 के सब्सक्रिप्ट में x है ना, दोनों हाँ x और y। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट देखो, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। जैसे बेटा आपके एल्कली जो मेटल्स थे वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करके ऑक्साइड बनाते थे, और जो ऑक्साइड थे या क्लोराइड थे ये सारे क्या थे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स बनाते थे। करेक्ट, मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते थे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आपके, यदि आप ऑक्सीजन में उनको बर्न करेंगे तो वो कुछ MO टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, और वो उनका भी क्या होगा, वो आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, BeO। बीईओ जो होता है बेटा वो आपका आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, रॉक सॉल्ट कंपाउंड नहीं होता है, वो आपका एक कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड होता है जो कि एम्फोटेरिक होता है। ऑक्साइड यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था बीईओ क्या होता है, एक एम्फोटेरिक सर ऑक्साइड। आप कुछ लिख रहे हो? नहीं लिख रहा हूँ, इतना समझ में आ गया? हाँ यस सर। तो लिख लो, इसमें लिखा देता हूँ। अल्कलाइन मेटल्स। सर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का 7th वाला है ना? हाँ 7th वाला छोड़ दो, अब मैं बेसिकली कंपाउंड्स के बाद नाम जैसे अब ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, हैलाइड हो गया, इन सब के बाद, इन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक ओके है, सर। तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, अब आप कंपाउंड्स में सीधे लिख सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में 4th भी डाल सकते हो, जो भी नंबर हो उसका, क्या नंबर है, जो भी नंबर हो वो use, 7। सर 7th आएगा। जो भी है देख लो। Alkaline metals burns in oxygen forms metal oxide have rock salt structure except
तो बेटा आपका सिंपल बात है, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होते हैं, आपके जो नॉर्मली कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो आयनिक होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, यस सर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। तो आपका जो ये बीईओ है, बीईओ आपका बेटा कोवेलेंट नेचर शो करता है, कोवेलेंट इन नेचर। और ये बीईओ आपका ऑक्साइड कैसे होती है, एम्फोटेरिक होती है, जबकि ये सारे कैसे होते हैं आपके बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, तो इतना हम लोग इसमें याद रखेंगे। अदर मेटल ऑक्साइड, अदर मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आयनिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर, reacts with water, gives hydroxide, reacts with water, gives hydroxide, MO plus H2O से क्या बन जाता है, MOH होल ट्वाइस नॉर्मली। डन ये? यस सर, लिख लिया। 1 minute. 1 minute sir. Done. 1 minute sir. Done sir. थोड़ा सा इधर एक नया चीज सिखाता हूँ। वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। वो सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। आवाज बराबर नहीं आ रही क्या? अभी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ रहा क्या है। अरे सर सर थोड़ी देर के लिए पिछला पेज दिखाया ना। इसका पेज देख। डन सर। डन। यस। आप देखो जो इसका होल ट्वाइस है वो आपका एम्फोटेरिक है। बीईओ क्या होता है, एम्फोटेरिक। बीओएच का होल ट्वाइस भी क्या होगा, एम्फोटेरिक।
तो बीइंग एम्फोटेरिक रिएक्ट्स विद, जैसे एसिड बेटा बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और एम्फोटेरिक वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करें, यस सर। रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ओके, अब देखो जरा मैं आपको दोनों के साथ रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाता हूँ। सपोज BeOH का होल ट्वाइस, इसके रिएक्शन बेस के साथ आवाज नहीं NaOH के यस साथ, सर, बहुत प्रॉब्लम पड़ रहा है अभी। आवाज में दिक्कत हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ अभी सर। सही है। तो BeOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन यदि NaOH के साथ कराया जाए, ठीक है, तो 2NaOH के साथ कराया जाए तो हमें क्या मिलता है बेटा, ये अभी क्या है, ऐसा एसिड एक्ट करने लगा। यदि ये ऐसा ऐसा एसिड एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, OH माइनस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, दो दो ऑर्बिटल इसके खाली है, क्योंकि सिर्फ इसने क्या किया, दो बॉन्ड बनाए। यदि इसने सिर्फ दो बॉन्ड बनाए तो ये क्या करेगा, दो कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये क्या बना लेगा, BeOH होल 4 -2, करेक्ट। अब यस यदि अब यदि बीटा BeOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन यदि मैं एसिड के साथ कराऊं, प्लस साथ में मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें BeOH का सेम कंपाउंड मिलता है, BeOH का होल 4 Cl2। बनना क्या है, BeOH का होल 4 ही बनेगा, बट साथ में हमें ये कंपाउंड मिल जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि ये कंपाउंड्स मिलते हैं, और जो आपको पता है नॉर्मल इंफॉर्मेशन, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे। यदि आपको मैंने शायद सिखा दिया है, हाँ, यदि सोचो बेटा BeO की रिएक्शन NaOH के साथ कराते तो क्या बनेगा, मैंने आपको सिखाया है, एम्फोटेरिक की रिएक्शन यदि NaOH के साथ कराया जाए तो बताया था डबल सॉल्ट बनता है, Na ज्यादा होता है तो Na, फिर Be, फिर वो कंबाइन कर दो, ओ किस कॉम्बिनेशन से कंबाइन होंगे, Be क्या होता है नॉर्मली +2, तो +2 तो इधर +2 ले लेता हूँ, इधर क्या हो जाएगा NaBeO2, करेक्ट। और यदि बेटा इससे पानी निकालो ना, यदि सपोज इससे कितने पानी निकल सकते हैं, Be है, तो यदि सपोज इससे मैं दो पानी निकाल दूं, दो पानी निकालूंगा तो ये बचेगा क्या, Be क्या है, BeO4H4 है, यदि इससे दो पानी निकाला तो क्या बचेगा, BeH2O2, और H2 को क्या करेगा, Na रिप्लेस कर देगा, तो क्या आ जाएगा Na2BeO2। आया समझ में? तो ये एक्चुअली में सारे ये हैं। यदि इसी को मैं बेटा फर्दर हीट कर दूं ना, तो आपको एनहाइड्रस, इसी को फर्दर हीट कर दूं तो आपको एनहाइड्रस क्या मिलेगा, Na2BeO2 मिलेगा। आया समझ में? तो आप सिंपल क्या याद रखो, यदि बेटा आप BeOH का होल ट्वाइस प्लस NaOH की रिएक्शन कराओ तो भी आपको क्या मिलेगा, Na2BeO2 प्लस H2O, इससे पानी मिलता है क्योंकि ये एनहाइड्रस होता है, और इसके साथ हमें ये मिलेगा, और यदि पानी तो इसके साथ भी दे दो, और जब यदि BeO है तो इसकी रिएक्शन यदि NaOH के साथ कराओ तो हमें सिंपल क्या मिलेगा, Na2BeO2 प्लस H2। तो चाहे बेटा ऑक्साइड, चाहे आपका मेटल हो, Be मतलब कोई भी एम्फोटेरिक मेटल हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, सबकी रिएक्शन यदि NaOH के साथ कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा। और इस कंपाउंड को हमें याद नहीं करना होता है, हम लोग जस्ट चार्ज बैलेंस करके फॉर्म कर सकते हैं। यस सर। नोट कर लो इतना।
Sir, please wait. 1 minute, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. Next, Yes, sir. ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के बारे में समझ में आ गया। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद है ना, कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। हाँ सर, अभी तो प्रॉब्लम पड़ा। अभी ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो अभी हैलाइड्स में हम लोग हैलाइड्स पढ़ते हैं। तो हैलाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। तो कैसे हैलाइड फॉर्मेशन होता है ये तो हम लोग ने देख चुके हैं, ठीक है। और मेटल हैलाइड्स में भी क्या होते हैं, मेटल हैलाइड्स नॉर्मली आपके आयोनिक होंगे। मेटल हैलाइड्स क्या होंगे, आयोनिक होंगे, एक्सेप्ट बीई। अब हमें थोड़ा क्या करना है, बीई के बारे में समझना है। जो आपका बेटा जो बीई हैलाइड है, बीई हैलाइड है, ये आपका कैसा होता है, कोवैलेंट होता है, करेक्ट। यदि कोवैलेंट है, बाकी सारे तो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे पोलर कंपाउंड में। और ये जो होता है वो आपका क्या होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपका ये जो बीई है, सपोज BeCl2 की बात करूं, तो BeCl2 बेटा चेन बनाता है, चेन स्ट्रक्चर होता है उसका, क्योंकि वो कोवैलेंट है, ठीक है। सॉलिड होता, यदि आपका आयोनिक होता तो चेन बनाता नहीं। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होता है, देखो जरा समझते हैं। ये जो बीई है, अब यदि BeCl2 की बात करें तो बेटा ये है, इसके दो ऑर्बिटल कैसे हैं, खाली है, करेक्ट। तो ये इस वाले एटम के Cl, ठीक है, क्या कर देते हैं बेटा, इसको इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, आपका ये चेन फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और आप देख पा रहे होगे, यदि चेन फॉर्म में एग्जिस्ट हो करेंगे तो क्या हो रहा है, इन सारे बीई का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सारे बीई का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसलिए बेटा यस सर। पर इधर पर इनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, क्योंकि इनके पास सिर्फ अभी इनके बीई की बात करें तो हम लोग इसके आउटर शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। और यदि ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे तो Cl के पास तो लोन पेयर रहते ही है, Cl अपने लोन पेयर क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। सपोज जैसे इसको मिले वैसे ही इसको मिल जाएंगे, वैसे ही इसको। आगे समझिए, इस तरीके से यस सर। वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। नोट कर लो इतना। डन। चलो मैडम। ओ सर। एक्सप्लेन कर लेना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना।
सर Done, वही sir. ब्रिजिंग बॉन्ड बनाता है ना, हाँ ये वही ब्रिजिंग बॉन्ड बनाता है ना। नहीं नहीं, ब्रिजिंग बॉन्ड नहीं बना रहा है, जस्ट सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बोल भी सकते हो ब्रिजिंग बॉन्ड, बट वो नहीं है जो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन वाला सिखाया था, हाँ वो नहीं है ये। ओके ओके। salts of oxo acids that is post carbonate तो यदि MgCO3 के साथ हीट Sir, आपके आवाज में प्रॉब्लम पड़ रहा है। यस सर। अभी ठीक है? नहीं सर, अभी भी नो नहीं। सर, अभी नहीं ठीक है। अभी भी नहीं सर, अब थोड़ी बहुत सर, ठीक तो आप हुई है बात बट करो। थोड़ी बहुत नॉइज आ रहा ठीक है। है। अभी सही हो जाएगा, थोड़ा नेट सेट। तो जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, जो एल्कली मेटल्स के सारे कार्बोनेट्स, क्या सॉरी एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट सिंपल हीट करने पर क्या होंगे, वो आपके ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, चाहे MgCO3 हो, SrCO3 हो, BaCO3 हो, कोई भी कार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट बेटा, कैल्शियम CaCO3 तो आप लोग एक ही तो आपको बचपन से रिएक्शन याद है, CaCO3 याद, Yes, सबको sir. याद है ना, CaO हाँ, प्लस। यस सर। जितने तो भी ये लाइम वाटर रिएक्शन ना। जितने भी बेटा आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट हैं, वो सारे के सारे बेटा सिंपल हीटिंग से क्या होते हैं, डिकम्पोज होके ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म करते हैं। ये तो हो गया ये। अच्छा जो आपके एल्कली सर, मेटल्स आपने BCO3 नहीं लिखा, कुछ डिफरेंस पड़ता है इसमें? नहीं नहीं, उसको भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने लिख दिया ना, ऑल ऑल लिख दिया, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। ठीक है, हेलो सर, आप कुछ बात कर रहे हो या लिख रहे हो? सर क्या बात कर रहे हैं? ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ हाँ, आपको, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, इधर ब्रैकेट में लिख लेना शॉर्ट में, एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, उनका सिंपल हीटिंग पर बेटा नो रिएक्शन मिलता है। मतलब जैसे ये जो है, ये आपके क्या हुए, सिंपल डिकम्पोजिशन से आपको ऑक्साइड प्लस CO2 मिला। यदि आपके बेटा एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट Li, क्या होगा बेटा, आपका नो रिएक्शन मिलेगा। जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स को सिंपल हीटिंग करने पर क्या होगा, सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी सर, आवाज प्रॉब्लम पड़ रहा है। देख तो ये कार्बोनेट्स जो हैं वो एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है, कार्बोनेट्स जो हैं, अभी अभी आवाज ठीक है क्या? हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ सर, अब सुनिए। तो जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, वो
एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट मतलब Na2CO3 एक्सेप्ट Li मतलब K2CO3 Rb2CO3। कार्बोनेट्स को यदि आप हीट करो, जैसे आप इन कार्बोनेट्स को हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ऑक्साइड प्लस CO2। यदि इनको आप हीट करो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन होगी, ठीक है। जबकि Li2CO3 को यदि आप हीट करो तो जैसे इनको क्या मिल रहा है, ऑक्साइड LiO प्लस CO2, वैसे ही इधर इसका भी क्या मिलता है आपको, ऑक्साइड प्लस CO2। तो याद रखेंगे एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट Li आपके कार्बोनेट सिंपल हीटिंग पर नो रिएक्शन देते हैं क्योंकि वो आपके थर्मली स्टेबल ज्यादा होते हैं। और ये जो है आपके कार्बोनेट, इनको हीट करने पर आपको ये मिलेगा Li का। और तो सिमिलर, और सुन लो थोड़ा सा, यदि बेटा आपके ये 4 मेटल है हापा, ठीक है, मतलब मैं कार्बोनेट का पूरा हीटिंग ही सिखा दे रहा हूँ आपको। यदि आपके हापा मेटल्स हैं, हापा मेटल मतलब Hg Ag Pt और Au, कैसे याद रखते हैं बेटा इनको, हापा मेटल्स, आपा ओके। यदि ये मेटल्स हैं तो यदि इनके कार्बोनेट हैं, सपोज HgCO3 है, Hg2CO3 है, ओके, इसकी यदि रिएक्शन कराया मैंने, सिंपल हीटिंग कराया, तो हमें बेटा क्या मिलता है, इसमें ऑक्साइड मिल रहा था, इसमें हमें मेटल मिलेगा, मेटल प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, इन सब के साथ। यदि Ag2CO3 है, हीट करो क्या मिलेगा, मेटल प्लस CO2 प्लस हाफ O2। तो बेसिकली हमारे पास कितना कैटेगरी, 3 कैटेगरी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कैटेगरी 1, कैटेगरी ए, और इसको बोलते हैं हम लोग कैटेगरी बी, और इसको बोलेंगे कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए के जो आपके कार्बोनेट्स हैं कौन कौन से, एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, वो आपके नो रिएक्शन देंगे। और कैटेगरी सी के क्या देंगे आपको, मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये और कैटेगरी सी में कौन से मेटल है, ये 4, तो इसमें 4 इसमें 4 याद रखेंगे, इसमें 4 इसमें 4। और कैटेगरी बी में क्या है, रेस्ट ऑल, ये रेस्ट तो बस ये पीरियड ग्रुप 2 का ही रहेगा ना, सारे, कोई भी, मैं सब कुछ बता दिया आपको, ग्रुप 2 मतलब ग्रुप सर सारे पीरियड टेबल वाले। सारे पीरियोडिक। इन कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को छोड़ दो, तो हम लोग मतलब ऑल, कैटेगरी में क्या होगा, ऑल मेटल एक्सेप्ट कैटेगरी ए एंड कैटेगरी सी, समझ गए। सर मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी। कुछ भी कहीं भी जिसका भी कार्बोनेट मिले, सारे कार्बोनेट को आपको इसी तरीके से डिसोसिएट करना है, सिर्फ और सिर्फ हापा और एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम को छोड़कर। ये हीटिंग इफेक्ट में सिखाते हैं आप लोग को, मैं सिखाऊंगा, बट अभी कार्बोनेट की बात हो रही थी तो कार्बोनेट मैंने इधर ही सिखा दिया। और जो बात मैंने आपको किसके लिए बताई, कार्बोनेट्स के लिए बताई, एग्जैक्टली सेम किसके लिए है, सल्फेट के लिए है, पर थोड़ा सा अंतर है। उस थोड़े से अंतर को हम लोग समझेंगे किसी दिन। सर यहाँ स्ट्रॉन्ग हीटिंग है या फिर नॉर्मल हीटिंग से काम हो जाएगा। नॉर्मल हीटिंग से काम हो रहा है, ओके सर। मतलब आपको कोई साइन बना के दिया तो आपको डिसोसिएट करा देना। ओके। इसमें आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना होता है। जब कभी भी आपको टेम्परेचर याद नहीं कराया जा रहा है, इसका मतलब आपको सिंपल हीटिंग करनी है।
रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर काम क्या रहता है, जब तक एटलीस्ट वो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट टेम्परेचर, उसके अलावा क्या काम रहता है? क्या क्या फिर से बोलो, सर कुछ नहीं। बोलो बोलो बोलो। अरे सर वो बोल रहा था कि रिएक्शंस में ना टेम्परेचर का वैल्यू जान के क्या काम रहता है, अगर वो मिनिमम वैल्यू रीच कर पाए तो हमें उससे ज्यादा क्या रिक्वायर्ड है? तो आपको पता तो होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन पता चले आप लैब गए सर मत और आपके पास उतना फ्यूल ही नहीं है जितना आपको टेम्परेचर चाहिए, तो क्या आप रिएक्शन करा पाएंगे? सर कर सकते हैं बट लेकिन आपके पास अरेंजमेंट ही नहीं है जहां पर इतना टेम्परेचर आप अचीव कर पाओ, तो कैसे कराओगे? तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए। अधूरा ज्ञान, हाँ सर। अधूरा ज्ञान लोगे तो प्रॉब्लम होगा, पूरा पता होना चाहिए ना। चलो एक चीज और बताता हूँ, और बताऊं क्या? बताओ सर। सारे के सारे कार्बोनेट्स आपके व्हाइट होते हैं। वाइट सर होते हैं? कुछ रीजन है? होते हैं, रीजन क्या है? सर क्या बता, वाइट होते हैं? हाँ, व्हाइट इन कलर। ओके। सर ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके मतलब पता चला है ऐसे ही मतलब? देखे हैं सबने, सबके कलर हैं, सबके कलर देखा है, जब जो फॉर्मेशन हुआ तो देखा जाता है, तो कार्बोनेट्स आपके व्हाइट मिलते हैं। CaCO3 व्हाइट आपने बहुत बार सुना होगा। हाँ सर सुना। लिख लिया इतना? यस सर। सर वो वाइट लिख रहा हूँ सर, एक मिनट। अरे तो अब लिख लेना अपने से, तो इसमें भी क्या व्हाइट तो लिख ही लोगे। ओके सर ठीक। अब आ जाते हैं स्लाइड पे। अच्छा ये बताओ, तो थोड़ा वापस जाते हैं इसी में, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर और बताओ। जो आपके BeCO3, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, इधर मेरे को आंसर बता दो बस आपको। BeCO3, MgCO3, CaCO3 और SrCO3, इनके सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? सिखाया था मैंने सॉल्युबिलिटी। सर हम लोग जैसे ग्रुप के नीचे आते सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। क्या फिर से बोलो? सर बी, बी का सबसे कम इंक्रीजेस होगा डाउन द ग्रुप। हाँ सर। डिक्रीजेस? कैसे कैसे? इंक्रीज है सर, इंक्रीजेस, इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीजेस। अच्छा इंक्रीजेस, ओके, कैसे? सर ये मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता जाता है एटम का, तो फिर ये बैक बॉन्डिंग पे होते हैं, तो फिर उससे सॉल्युबिलिटी। और बैक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफिशिएंट बॉन्डिंग, और कुछ बोलना चाह रहे हो? कोई बताएगा? कुछ भी पूछ लो यार, तुम लोग से पुराना कुछ भी नहीं बता पाते हो। अरे सर एक बार रिवाइज करना पड़ता है, केमिस्ट्री बहुत सर इजीली भूल लाइक जाते हैं सर। डिसॉल्व लाइक। बेटा तो केमिस्ट्री तो डेली रिवाइज करना है ना तुम लोग को, भूलना नहीं चाहिए कुछ भी, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए, सब कुछ हर जगह यूज होने वाला है। अब हम लोग सर ये इनऑर्गेनिक, पता है सर, पर लेकिन केमिस्ट्री पता नहीं, बस एक ही अलग से चैप्टर जो भूल जाते हैं। यस सर। देखो ये अब लाइक डिजॉल्व लाइक बता रहा है, जितना याद है सब बता देगा लेकिन सही आंसर नहीं बताएगा। इधर देखो बेटा, इसमें सर दो मैंने, मिनट, हाँ 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 सर, हाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ है? हाँ हाइड्रेशन और लैटिस दो बताए थे मैंने बोला था सॉल्युबिलिटी को आप हाइड्रेशन और लैटिस के हिसाब से करते हैं। यदि आपको मैंने बताया था स्मॉल साइज एनायन और लार्ज साइज एनायन, तो स्मॉल साइज वालों को हम लोग लैटिस एनर्जी से देख रहे थे, और जो लार्ज थे वो उनको हम लोग कहाँ से देख रहे थे? जो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें CO3 कॉमन आयन है, कॉमन आयन क्या है? लार्ज है, करेक्ट। तो लार्ज को हमें किससे देखना था? हाइड्रेशन से। और हाइड्रेशन किसका किसका ज्यादा होता है? हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा होगा
तो BeCO3 ज्यादा सॉल्युबल होगा कि MgCO3 देन SrCO3, ठीक है। और तो ये तरीका मैंने बताया था, जब आप इससे कर सकते हो, आपको ये याद हो। और मैंने एक और तरीका बताया था, शॉर्ट ट्रिक। आप क्या कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R माइनस माइनस R प्लस, मतलब जो इन कैटायन और एनाइन का रेडियस का जो डिफरेंस है, वो जिसका सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो CO3 बेटा लार्ज में आता है, Be छोटा है, तो यानी इसी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी। अभी आ गया याद? यस सर। ओके, नोट कर लो इतना। सर लास्ट वाला पॉइंट जो बताया इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो एक बार फिर से बताएंगे? नहीं बताऊंगा फिर से। पहली बात, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला नहीं, तुम क्या सुन रहे हो? सर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैंने बोला है रेडियस डिफरेंस, कैटायन और एनाइन के जो रेडियस है उनके डिफरेंस में R प्लस माइनस R, मतलब कैटायन और एनाइन का जो रेडियस का डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी की। यदि उनका डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो CO3 लार्ज है और Be छोटा है, तो लार्ज और स्मॉल के बीच में क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अभी सर तो मैं आपने EC बोला था क्या? क्या बोला मैंने? EC बोला था क्या आपने? EC से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं नहीं नहीं, छोड़ आप दो, बोल रहे थे EC करके कुछ बोल रहे थे आप। छोड़ो ना, अभी समझ में आ गया। हाँ सर, रेडियस वाला समझ आ गया। बस बस बस। अब देखो जरा सल्फेट्स। तो बेटा जो आपके सल्फेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑल आर व्हाइट इन कलर। ये आपको आगे चल के बेटा इनके कलर्स भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली बेटा BeS, जैसे भाई तो आपके कलर याद करने में ट्रिक होगा ना? ट्रिक नहीं है, जैसे अब मैं ऐसे बताते जा रहा हूँ तो आपको याद होते जाएंगे, और आप याद करते जाओ। वैसे हम लोग कुछ कुछ तरीके से याद करते हैं, तो वो सब सीखेंगे, जिसका जिसका है ट्रिक है उस ट्रिक का यूज करेंगे। बाकी आप लोग अपने से खुद ट्रिक बना सकते हो, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। यस सर, अभी तक तो सब कुछ वाइट ही है एक्सेप्ट अमोनिया, हम लोगों को डीप ब्लू मिला है। हाँ नहीं, तुम लोग को बेटा मैंने AgCl AgBr AgF AgI इन सब के भी तो कलर सिखाए थे। सर वो पीरियोडिटी के टाइम पे पढ़ाया था ना। ZNS का कलर सिखाया था। तो जो सिखा दिया उसको दोबारा नहीं सिखाऊंगा, ये समझ लेना। हाँ सर, नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ, नोट्स में लिखा गोरे हुआ। में कुछ काला भी है। ठीक है, इधर देखो जरा, जो इसमें और लिख लेते हैं थोड़ा सा। अभी यदि BeSO4 MgSO4 CaSO4 और SrSO4 में सॉल्युबिलिटी पूछूं आपसे, तो क्या जवाब दोगे? इसमें भी सेम हो जाएगा बेटा। CaSO4 बड़ा यस है तो सर। रेडियस डिफरेंस किसका, तो BeSO4 का क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। थर्ड देखते हैं हम लोग, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स में क्या होता है, ये जो है, यदि सपोज कोई नाइट्रेट है तो आपका MnO3 होल ट्वाइस है। यदि बेटा नाइट्रेट का हीटिंग करा जाए, ओके, तो क्या मिलेगा, जैसे जो मैंने बेटा कैटेगरी A कैटेगरी B कैटेगरी C डिफाइन किया है, उधर कार्बोनेट में कैटेगरी A कैटेगरी B कैटेगरी C बताया। हाँ सर। चलो छोड़ो, ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, हीटिंग में ही पढ़ाऊंगा। अभी सिंपल इतना सर देख, बता दो ना। सर बता दूं? ट्रिक बताओ, ट्रिक। बता दूं? हाँ बता सर दो बता दो ना, सर। ट्रिक में क्या हाँ दिक्कत सर, है? जितना ज्ञान बांटते हो उतना बढ़ता है सर। नहीं, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ट्रिक ही बताओ, बेटा, सस्पेंस नहीं। वो तो तुम लोग को पढ़ाऊंगा ही बेटा, उसमें कोई डाउट सर नहीं, कब पढ़ाओगे? बट अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा था।
अच्छा ठीक है सर, तब ठीक है, पढ़ाएंगे तो ठीक है। तब नहीं जानते नहीं, पढ़ाऊंगा तो बेटा है ही, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाऊंगा नहीं तो कैसे चलेगा। सर नहीं वो टॉपिक पढ़ोगे कि नहीं वो बोल रहे हैं। पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा, देखो अभी पढ़ लो, अब जब तुम लोग कर ही लिए हो तो। हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स है बेसिकली। तो आप यदि जैसे कैटेगरी ए कैटेगरी बी में हम कैटेगरी सी, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करें, करेक्ट। यस सर। तो जो कैटेगरी ए हमेशा कैटेगरी ए रहेगा बेटा, और कैटेगरी ए में क्या याद रखना है, एल्कली मेटल एक्सेप्ट एलआई। और कैटेगरी सी में क्या याद रखना है, हापा। और कैटेगरी बी ऑल एक्सेप्ट कैटेगरी ए एंड कैटेगरी सी। ओके। अब यदि कोई आपका कैटेगरी ए का नाइट्रेट है, सपोज NaNO3 टाइप का है, ओके। यदि मैं इसका हीटिंग करूं तो मेरे को क्या मिलता है, नाइट्राइड। क्या मिलता है, नाइट्राइड। नाइट्राइट। NaNO2 NaNO2 प्लस हाफ O2। ओके। और एक और इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, यदि आप NaNO3, अभी मैंने क्या सिंपल हीटिंग क्या मिला, नाइट्रेट की हीटिंग करा, क्या मिला, नाइट्राइट मिला। ओके। यदि NaNO3 की रिएक्शन यदि 800 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा जाए, तब आपको क्या मिलता है, ऑक्साइड प्लस N2 गैस मिलती है। क्या मिलती है, N2 गैस प्लस O2। ओके। सर कैटेगरी, जब भी हाई हीट रिएक्शन रहता है तो तभी ऑक्साइड ही बनता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ ऑक्साइड ही बनता है। अब कैटेगरी बी में क्या, CaNO3 होल ट्वाइस को यदि हीट करा जाए, इसमें नॉर्मल सिंपल हीटिंग करो, क्या मिलेगा हमें, CaO प्लस NO2। तो मैं इधर डायरेक्ट लिखने वाला था, यदि आपका कोई एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल भी कैटेगरी बी में आते हैं, तो इसका हीटिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2। ओके, प्लस हाफ O2। ये हो गया। और कैटेगरी सी का यदि कोई मेटल है, सपोज मैं ले लूं आपको AgNO3 होल ट्वाइस ले लूं, इसकी सिंपल हीटिंग में उसमें क्या हुआ था, मेटल बना था, इसमें भी मेटल ही बनता है, तो ये क्या बनेगा, मेटल। और इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ जाता है, और हाफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, O2 प्लस NO2। तो खास बात क्या है, और ये जो NO2 होता है बेटा, जो N2 है, ये N2 तो नाइट्रोजन गैस है, और NO2 क्या होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है बेटा कि आपको 5-10 वो दे देंगे नाइट्रेट्स, और उसमें से पूछ लेंगे कितनों से आपका रेडिश ब्राउन गैस निकलता है, या पूछ लेंगे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर कितने आपके N2 गैस देते हैं। तो आपको ये कैटेगरीज यदि याद होंगे तो आप हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स का यूज करके आप इसका आंसर कर सकते सर जेई में भी कलर पूछते हैं। हैं। सर तो ये जो टॉपिक है ये कौन से चैप्टर में मतलब आगे रहेगा। ये हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाते हैं, कुछ लोग बेटा केमिकल बॉन्डिंग के साथ ही पढ़ा देते हैं, कुछ लोग बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ा देते हैं, कुछ लोग पढ़ाते ही नहीं है, और कुछ लोग बीच बीच में पढ़ा देते हैं। तो मैं आपको बेसिक इनऑर्गेनिक में ये सब पढ़ाऊंगा। अच्छा लग रहा है ना, ये सब पूरा नाइट्रेट के हाँ बारे सर। में आपको पता चल जा रहा है। वैसे आप एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट के बारे में इधर पढ़ोगे, अल्कलाइन के बारे में उधर पढ़ोगे, फिर आगे के नाइट्रेट्स के बारे में, डी ब्लॉक के नाइट्रेट्स के बारे में उधर पढ़ोगे। इससे अच्छा एक साथ पढ़ लो सारे नाइट्रेट्स, है ना। यस सर। सिखाऊंगा मैं आपको, बट
अभी एक्चुअली तुम लोग के बोर्ड के स्कूल के एग्जाम्स वगैरह है ना, इसलिए मैं तुम लोग को ये जो जेई वाला चीजें हैं वो थोड़ा सा आ गया इतना समझ में? सर वो जो सेकंड वाला आपने लिखा है कैटेगरी ए में NaNO3 800 डिग्री सेल्सियस, उसमें लास्ट में क्या है? N2 N2 के प्लस बाद O2 ओके। सर कैटेगरी सी में NO2 है या बस NO है? नहीं NO2 है यार, गलत मत लिख लेना, गलत लिख लोगे तो सब खराब हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर थोड़ा सा बचा है एस ब्लॉक, मतलब आधा घंटे का, और फिर हम लोग नेक्स्ट मतलब ये कैटेगरी ए बी सी के हिसाब से हम कैटेगरी ए का रूल पूरे एस ब्लॉक में लगा, सॉरी पूरे फर्स्ट ग्रुप में लगा सकते हैं, बी का पूरे सेकंड में, और फिर सी का हापा में। हाँ, हापा के लिए ये जो मैंने सी के लिए बताया वो आप हापा में लगा सकते हो। ओके सर। नहीं, कैटेगरी ए बेटा ईशान, कैटेगरी ए का जो सेकंड वाला है वो सिर्फ एनए के लिए वैलिड नहीं है, ये सब के लिए वैलिड है, ठीक है। एनए तो एक एग्जांपल है, मतलब उन 4 कैटेगरी ए के सेकंड के लिए भी वो वैलिड है। ओके सर। अब जरा नेक्स्ट हेडिंग डालो। डन ये? सर 2 मिनट। सर 1 minute. 2 मिनट 1 मिनट तो 3 मिनट। सर हो गया। सर बाकी है। 2 मिनट वाले का हुआ ना, 1 मिनट वाले का नहीं हुआ अभी। सर हो गया। हो गया क्या सभी का? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर क्या कुछ बोले क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम तुम लोग के लिए नहीं था। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम के कंपाउंड बेटा क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक कैल्शियम का एक कंपाउंड आपका ये भी हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और CaO को बेटा क्या बोलते हैं? 10th में आपने सीखा होगा क्विकलाइम, सीखा था क्या? हाँ सर। ठीक है। यस सर। सर वो मिल्की वाला ना? नहीं मिल्की वाला अलग है। सर उसी में तो क्विक यूज लाइम होता है सीमेंट ना। और ये सब का कुछ रिलेटेड रहता है ना। हाँ। अच्छा। अब आपने जो 10th में सीखा था ना वही सब मैं सिखाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत सीमेंट के बारे में सीखे होगे, पीओपी के बारे में सीखे होगे, हाँ सर। ठीक है। तो वही सारे डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेटा एक आपका व्हाइट, ये भी व्हाइट होता है, एक व्हाइट एमोर्फस सॉलिड है। अच्छा ये बताओ क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में अंतर पता है आप लोग को? हाँ सर। सर अमरफस का क्रिस्टलाइन में पाउडरी सारे रहता है और मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टलाइन फिक्स शेप रहता है।
अमॉर्फस में पाउडरी रहता है। बस इतना ही जरूरत था बेटा, गुड। व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2870 केल्विन होता है इसका, ठीक है। और CaO, अब ये तो हो गया बेटा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज की, व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ये होता है। यदि हम लोग इसको हम लोग यदि मॉइस्चर में छोड़ दें, तो CaO को यदि मॉइस्चर में छोड़ दें तो ये क्या करेगा, पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा और क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। और यदि यस सर। CaO को बेटा आप CO2 में छोड़ दो तो ये बहुत अच्छा काम करता है, CO2 को भी एब्सॉर्ब करके CaCO3 बना देता है। यदि सोचो बेटा CaO अपने एटमॉस्फेयर की CO2 को एब्सॉर्ब कर ले तो पॉल्यूशन कितना कम हो जाए, हो जाएगा ना कम। होएगा यस तो सर। सर। CaO तो बेसिकली CaO क्या करता है, H2O के साथ रिएक्शन करके CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, CO2 के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि तो आप ये क्या करता है, एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड CO2 on absorbs moisture and CO2 on exposure to atmosphere. तो CaO की रिएक्शन H2O के साथ कराओ तो क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और CaO की रिएक्शन यदि CO2 के साथ कराया जाए सर वो तो बहुत हाँ ठीक है, इतना लिख लो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सर कितना बचा इस ब्लॉक का? वो बताया ना मैंने, आधा घंटे का बाकी है अभी। आधा घंटा बाकी है तो सर सर ये आप एक्सटेंड पी कर लो। ब्लॉक पढ़ा रहे थे सर ना? एक काम कर, एस ब्लॉक है यश। एस ब्लॉक है बेटा। अच्छा हाँ कौन हाँ से सर, एंगल पे नहीं पी ब्लॉक था? अरे नहीं मतलब मैं कंफ्यूज कर लिया